जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। और इससे पहले जो भी आपका प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है वो आपको बैच में मिल जाएगा। बैच के बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या फिर डी मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, प्रारूप समिति। देखिए, प्रारूप समिति का और नाम क्या है? मसौदा समिति। ठीक है, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी बोला जाता है और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति की बात कर ले, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक कौन था? अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त को। ठीक है, पूरा डेट है 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? और देखिए साथियों, परसों हमने स्पेशल बिहार जीके का जो दूसरा नोट्स अपलोड किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर गलत टाइप हो गया था। क्वेश्चन क्या था बता देते हैं। तो नोट्स नंबर 2 में क्वेश्चन था कि बिहार का सबसे कम ग्रामीण यानी कि नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वहाँ पर आंसर लिखा था पटना, जो कि गलत है। ठीक है, पटना जो है न्यूनतम में नहीं है, ये अधिकतम में है। क्वेश्चन क्या बनना चाहिए कि पटना बिहार का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा पटना। वहाँ पर हमने सिर्फ लिख दिया था कम। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, अब इसे सही कर दिया गया है। और साथियों, इसकी जानकारी हमें किसने दिया था? तो आप में से एक साथी है प्रदीप कुमार। तो प्रदीप कुमार, अगर आप अभी क्लास देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को आया था। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, संविधान जो तैयार हो रहा था इसमें देखिए कई सारे बैठकें हुई थी। तो संविधान सभा का पूछा जाता है पहला बैठक कब हुआ था? तो हम आपको बता चुके हैं 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है, 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक होता है। तो ये 3 पूछा जाता है और आखिरी वाला पूछा जाता है कि संविधान सभा का आखिरी बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। यानी कि हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ था उससे ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा का आखिरी बैठक होता है 24 जनवरी 1950 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है और एक है वित्त विधेयक, दोनों अलग अलग है। ठीक है, धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 117 में बताया गया है। धन विधेयक की बात करें, इसको केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, लोकसभा में ही धन विधेयक को लाया जाता है। राज्यसभा का धन विधेयक पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा क्या कर सकता है? तो राज्यसभा जो है केवल 14 दिनों के लिए
ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए रख सकता है, उससे अधिक राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रख सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा का कोई विशेष अधिकार नहीं होता है धन विधेयक पर। तो धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा में। कहाँ पर, लोकसभा में। और जब धन विधेयक को लाया जाता है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही धन विधेयक को लाया जाता है। अच्छा, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो कल भी हमने क्लास में बताया था राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और 14 दिन बाद 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। देखिए, हम डेट वाला इसलिए बार बार बताते हैं ताकि वो आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और देखिए, आज आपका पॉलिटी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चल रहा है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कीजिए। और बिहार पुलिस 2025 के लिए आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आपको क्लास के लास्ट में बैच के बारे में बताएंगे। अभी आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके भी आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो पंचायती राज क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज। और पंचायती राज के बारे में पिछले क्लास में कई बार बता चुके हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो देखिए, पंचायती राज से संबंधित अलग अलग समितियां हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था, तो 1957 में इस समिति का गठन हुआ था। और इस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना किया था। ठीक है। दूसरा आपका आता है अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है और इस समिति का गठन हुआ था 1977 में। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितनी व्यवस्था किया था, तो 2 स्तरीय। ठीक है, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय। तीसरा समिति एक और आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति। तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है, वो किसके सिफारिश पर, तो इसी LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। अच्छा, इस समिति का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1986 में इस समिति का गठन हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, तो 73वां संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। और ये संशोधन लागू कब हुआ था पूरे देश में, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अच्छा, भारत में अभी भी कहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है, तो आपका एग्जाम्पल है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय, यहाँ पर पंचायती राज नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया था, तो ये बता चुके 1950 में स्वीकार किया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, चलिए क्वेश्चन 6 के लिए बताइए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, आइए आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था, तो याद रखिएगा ठाकुर दास भार्गव ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, तो याद रखिएगा अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में हो गया, अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने। अच्छा, आपका जो मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32। तो इसको संविधान का आत्मा किसने बताया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, भारत है एक। देखिए जो क्वेश्चन नॉर्मल होता है उसको हम बार बार डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा होता है कठिन, लगता है कि याद नहीं होगा, तो उसको हम बार बार क्लास में बताते हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो भारत आप सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों की बराबर मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, प्रस्तावना में जो 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां। आगे देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोकसभा से? यहाँ पे कर लीजिए लोकसभा। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबसे अधिक सीटें हैं, और वो है आपका उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100, जो कि सबसे अधिक है पूरे राज्य से, ठीक है। अब अपना बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो इसको भी जानना जरूरी है। बिहार में लोकसभा के लिए कितना सीट है? 40 है। राज्यसभा के लिए कितना है? 16 है। विधानसभा के लिए कितना है? 243 है। विधान परिषद के लिए कितना है? तो 75 है। ये चारों अंक आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके लिए हमने स्पेशल बिहार जीके में इसका नोट्स अपलोड कर दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। और इस बार 2025 में बिहार पुलिस में बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। तो अगर आपकी इच्छा है कि इस बार बिहार पुलिस में जाना है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी में लग चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास सुनहरा मौका है, आप लोग इसे जाने मत दीजिए। तो प्रधानमंत्री बनने की जो अधिकतम आयु है वो है आपका 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष, ठीक है। कितना है? 35 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये तो कई बार बता चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है कहाँ पर? गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो 182 मीटर है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? अब यहाँ से देखिए 8 से 10 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बताएंगे बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार अगर कुछ भी काम करता है तो उसके लिए पैसा की ज़रूरत पड़ती है, और पैसा जो निकालता है तो जितना पैसा निकाला, कितना पैसा कहाँ पे लगा, उस व्यय को नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो सबसे पहले आंसर याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CAG, कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या करता है? केंद्र सरकार के व्यय को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब कैग के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 148 में CAG के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस भाग में बताया गया है? तो भाग नंबर 5 में बताया गया है। अब क्वेश्चन बताते हैं, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार को किसी प्रोजेक्ट पर काम करवाना है तो उसके लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो टैक्स से पैसा आता है, अगर उसमें से पैसा निकालना है केंद्र सरकार को तो वो अपने मन से नहीं निकाल सकता है, संसद की अनुमति से ही निकाल सकता है। एक पैसा भी भारत सरकार जो है वो टैक्स पेयर से पैसा नहीं निकाल सकता। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? प्रधानमंत्री को, ठीक है, एक बैठक होता है, उसको संसद की अनुमति पास कराना पड़ता है, तभी टैक्स पेयर से पैसा निकाल सकता है। अब आइए पूरा डीप में आपको समझाते हैं। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले होता है कैग,
क्या होता है? कैग। कैग क्या करता है? अपना रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार का व्यय जो है इसके लिए कैग क्या करता है? अपना एक रिपोर्ट तैयार करता है, और इस रिपोर्ट को कैग किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज के बाद यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो केंद्र सरकार का जितना भी व्यय होता है उसका एक रिपोर्ट बनाता है सीएजी, और उस रिपोर्ट को सीएजी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। संसद में कहाँ पर? तो ज़्यादातर लोकसभा में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है कौन? राष्ट्रपति। फिर संसद क्या करता है? उस रिपोर्ट को दे देता है लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को, ठीक है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में देता है, और संसद का एक समिति है, सबसे पुराना समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को वो रिपोर्ट दे देता है संसद, और लोक लेखा समिति क्या करता है? उस रिपोर्ट की जांच करता है। अब लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 22 मेंबर, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से। इस प्रकार टोटल 22 सदस्य होते हैं किसमें? तो लोक लेखा समिति में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। सबसे पुराना समिति कौन सा है? लोक लेखा समिति है। अच्छा, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति होता है, लोक लेखा समिति सबसे पुराना समिति होता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। कैग के बारे में आर्टिकल 148 में है, भाग 5 में है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है। कैग का कार्यकाल पूछा जाता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष और 65 वर्ष। और किनका है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके लिए भी कार्यकाल है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का उम्र। तो ये सब क्वेश्चन आपको माइंड में ध्यान रखना है। हमने आपको क्रम से समझा दिया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका छूटेगा नहीं, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ लिखकर हम आपको डेली नोट्स में दे देंगे। अभी आपका स्पेशल बिहार जीके का नोट्स अपलोड हो रहा है, जिसमें से 3 नोट्स हम डाल चुके हैं। चलिए, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? और एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग अब इंतज़ार मत कीजिए। जो हमने आपको बैच के बारे में बताया, या फिर ये नंबर लिख लीजिए 9631887058। अभी क्लास के लास्ट में बैच के बारे में जानकारी देंगे, फटाफट से बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ले रखा है। फिर वो बैच आपका फुल हो जाएगा, फिर आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या यानी लोकसभा का पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 40, राज्यसभा का अभी बताया 16, विधानसभा का 243, विधान परिषद का 75। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल नंबर आता है 19 में। अच्छा, आर्टिकल 19 में ही आर्टिकल 19(1) का ए आता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे पूछे प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो आर्टिकल 19(1) का ए में। भारत में पूंजी में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? और देखिए यहाँ पर जितने भी आर्टिकल है 15, 19, 20, 21 ये सभी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार है इसके बारे में शायद कल या फिर हमने परसों बताया था, इसलिए आपको बोलते हैं कि डेली क्लास कीजिए। और जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है सब्जेक्ट वाइज में, वो सब क्लास आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे सारा क्लास, PDF, नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तारापुर समिति। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? चलिए जो रेगुलर क्लास करते हैं अब उसके लिए क्वेश्चन इजी हो गया होगा। तो आर्टिकल नंबर 368 है आपका संविधान के संशोधन से। किससे है? संविधान के संशोधन से। और भाग नंबर है 20। ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 में है और आर्टिकल नंबर 368 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक भी अनुच्छेद नहीं है? जिसको पता है कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, किस सूची पर बताइए? तो अध्यादेश जो जारी किया जाता है राज्यपाल भी करता है और राष्ट्रपति भी करता है। तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति 123 के तहत। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, बार बार बताते हैं। आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश है और 213 में राज्यपाल के पास। ठीक है, 123 को उल्टा करना है, 2 को आगे कर देना है और 1 को बीच में कर देना है, तो आपका बन जाएगा 213। तो ये राज्य सूची पर करता है। किस सूची पर? राज्य सूची पर। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है। इसका हम प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाकर आपको दे चुके हैं। यहाँ से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू हुआ वह है आपका 1972। ठीक है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसके 1 साल बाद एक अधिनियम आता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है तो 1973। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन बनता है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। वन संरक्षण एक्ट, देखिए ये है वन्यजीव संरक्षण और ये है वन संरक्षण, ये आया था 1980 में। कब आया था? 1980 में। फिर आता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आया था 1986 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन्यजीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986। अच्छा 1986 में और कौन कौन सा एक्ट आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण भी आया था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी आया था 1986 में। अब उपभोक्ता की बात करें, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके मुंह पे याद होना चाहिए। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? 1972। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? चलिए, और अगर आपको 25 में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा। जमकर तैयारी कीजिए, डेली क्लास कीजिए। ठीक है, डेली क्लास कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो भारत की जो विदेश नीति है गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिए। तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 332, कौन सा? 52। इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये पूरे भारत देश में 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार लगा था कब? तो 1962 में पहली बार लगाया गया था, दूसरा बार 1971 में लगा था, तीसरा बार 1975 में। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि तीनों में से कौन सा आपातकाल है जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था? तो ये वाला है 1975 का जो
राष्ट्रीय आपातकाल था, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? और जैसे ही आपका क्लास खत्म हो जाएगा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद फिर पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये तो बता चुके आर्टिकल 324 से लेकर 329 राज्यसभा में होते हैं। बताइए, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अच्छा, राज्यसभा में 250 सदस्य है, इसमें से चुनाव जो होता है 245 पर ही होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के बारे में बताया था। धन विधेयक आर्टिकल 110 और वित्त विधेयक आर्टिकल 117। चलिए, जो भी आर्टिकल आएगा हम उसको बार बार बताएंगे, क्योंकि आर्टिकल याद करने में क्या परेशानी होता है, वो याद नहीं होता है, इसलिए हम बार बार बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो साइबर कानून ये सब बाद में आया था, तो जो बाद में जो भी अब आएगा वो अवशिष्ट विषय में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिनको बैच के बारे में जानकारी नहीं है, तो आइए आपको बताते हैं, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, बैच के बारे में क्लास के लास्ट में इसलिए बताते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो देखिए ये है बिहार पुलिस का बैच। सबसे पहले ज्वाइन कैसे करना है? तो प्ले स्टोर ओपन करके आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ टाइप करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन मिलेगा, इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बैच ओपन हो जाएगा। तो ऊपर वाला बिहार पुलिस का बैच है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025। ठीक है, बाय नाउ करके यहाँ पे बैच को परचेज कर सकते हैं। मात्र 139 में अभी मिल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए। ठीक है, अब कोर्स में क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको मिल जाएगा PDF नोट्स के साथ में। ठीक है, डेली क्लास मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा, ये भी PDF के साथ में। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या मिलेगा? तो जो सब्जेक्ट वाइज आपका छोटा छोटा नोट्स होता है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बूस्टर नोट्स में आपको क्या मिलेगा? तो जो हम डेली क्लास में बताते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे ये बताइए ये सब आपको प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ मिलता है बूस्टर नोट्स में। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और इसमें एक सेक्शन और ऐड किया गया है, स्पेशल बिहार जीके। तो स्पेशल बिहार जीके का भी हम नोट्स दे रहे हैं। टोटल 3 नोट्स अपलोड कर चुके हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और बिल्कुल भी आप लोग देरी मत कीजिए, बहुत जल्द इसका भर्ती आने वाला है, और आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, तभी आप लोग सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं।